जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 3 जनवरी 2026 के करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने यूरो मुद्रा को अपनाया है? आंसर हो जाएगा बुल्गारिया। तो दोस्तों बुल्गारिया ने 1 जनवरी 2025 से यूरो मुद्रा को अपना लिया है। हालांकि ये मुद्रा पूरी तरह से लागू होगी 1 फरवरी 2026 से। तो बुल्गारिया यूरो मुद्रा अपनाने वाला यूरोपीय यूनियन का 21वां सदस्य बना है, इस बात को आप याद रखिएगा। बुल्गारिया देश की इससे पहले मुद्रा हुआ करती थी लेव, लेकिन अब हो गई है यूरो। तो यूरो पहली बार 1 जनवरी 1999 को जारी हुआ था। उस समय 11 देशों ने इसे अपनाया था। तो जो यूरोपीय यूनियन के मेंबर होते हैं, वर्तमान में यूरोपीय यूनियन में 27 मेंबर हैं, तो इन 27 मेंबर को यूरो जोन के मेंबर बोला जाता है। तो इन 27 में से अभी 6 देश ऐसे हैं जिन्होंने यूरो मुद्रा को नहीं अपनाया है, जैसे स्वीडन, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, हंगरी, रोमानिया और डेनमार्क। ठीक है, इन्होंने अभी तक यूरो को नहीं अपनाया है। बुल्गारिया देश की बात करें तो यह यूरोप महाद्वीप की एक कंट्री है, दक्षिण पूर्वी यूरोप में स्थित है। ये बाल्कन प्रायद्वीप में है। राजधानी इसकी सोफिया है। पड़ोसी देशों की बात करें तो रोमानिया, सर्बिया, उत्तरी मैसेडोनिया, ग्रीस और तुर्की इसके पड़ोसी देश हैं। समुद्र तट की बात करें तो पूर्व में इसके ब्लैक सी है और यह यूरोपीय यूनियन और नाटो का भी मेंबर है। अगला क्वेश्चन है, कोएपेम किस राज्य का तीसरा जिला बनाया गया है? आंसर हो जाएगा गोवा। तो गोवा राज्य का तीसरा जिला कौन बना है? कोएपेम बना है। इस बात को आप जरूर नोट करें। तो गोवा सरकार ने अपने राज्य में नया जिला बनाने का निर्णय लिया है और यह जो नया जिला बनेगा वह राज्य का तीसरा जिला होगा और नए जिले का मुख्यालय होगा कोएपेम। ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा कि गोवा का जो तीसरा जिला बना है उसका नाम क्या है? कोएपेम है। दोस्तों गोवा की बात करें तो पणजी इसकी राजधानी है। राज्यपाल हैं पुष्पापति अशोक गजपति राजू। मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर प्रमोद सावंत। 30 मई 1987 को गोवा पूर्ण राज्य बना था। गोवा में मुख्य रूप से भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ पर आप गोवा को देख सकते हैं। गोवा के पड़ोसी राज्यों में महाराष्ट्र और कर्नाटक है। ठीक है, और गोवा जो है वो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य भी है, इस बात को भी आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो इस योजना के 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की जो शुरुआत है वो 1 जनवरी 2017 को हुई थी। यह योजना गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य था माताओं के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करना। तो इस योजना में माताओं को गर्भावस्था से प्रसव के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। केंद्र सरकार की कुछ इम्पॉर्टेंट योजनाएं डिस्कस करते हैं जो हाल फिलहाल में शुरू की गई हैं। तो जैसे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024, एनपीएस वात्सल्य योजना 18 सितंबर 2024, पीएम ई ड्राइव योजना 1 अक्टूबर 2024, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 3 अक्टूबर 2024, आयुष्मान भारत वय वंदन योजना 29 अक्टूबर 2024 और प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना लागू हुई थी 1 जनवरी 2025। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना 1 जनवरी 2025। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 24 जुलाई 2025 को लागू हुई थी। एकीकृत पेंशन योजना 1 अगस्त 2025 को। अगला क्वेश्चन है, गान नगाई त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? आंसर हो जाएगा मणिपुर। तो मणिपुर राज्य में अभी हाल ही में गान नगाई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है। यह 5 दिनों का त्यौहार होता है और यह त्यौहार कबुई समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। दोस्तों गान नगाई त्यौहार हर साल फसल कटाई के बाद मनाया जाता है। यह त्यौहार साल के अंत का प्रतीक होता है जब किसान अपना अनाज भंडार में जमा करते हैं। तो इसी दौरान ये त्यौहार मनाया जाता है। मणिपुर की बात करें तो इम्फाल इसकी राजधानी है। मुख्यमंत्री वर्तमान में कोई नहीं है। राज्यपाल हैं अजय कुमार भल्ला। विधानसभा की 60, राज्यसभा की 1, लोकसभा की 2 सीटें हैं। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो केईबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान,
और प्रमुख झील है यहाँ की लोकटक झील, ठीक है। और मणिपुर की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। 2025 के प्रमुख उत्सव डिस्कस करते हैं तो शुरू समर फेस्टिवल लद्दाख में, 26वां दिव्य कला मेला पटना बिहार में, गाय जात्रा महोत्सव नेपाल में, मारवत महोत्सव नागपुर महाराष्ट्र में, वेहे दैन खलम उत्सव मेघालय में, मेमोंग महोत्सव मेघालय में, हरेला उत्सव उत्तराखंड में, पुष्कर कुंभ उत्तराखंड में, रममान उत्सव उत्तराखंड में और खीर भवानी उत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षण कमान के वायु अधिकारी कमान इन चीफ कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा सीथेपल्ली श्रीनिवास। यानी कि जो भारतीय वायुसेना की प्रशिक्षण कमान है उसके प्रमुख कौन बने हैं? सीथेपल्ली श्रीनिवास बने हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय वायुसेना की जो प्रशिक्षण कमान है उसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। इस कमान की जिम्मेदारी वायुसेना के सभी प्रशिक्षण कार्यों को क्रियान्वित करना। हाल ही में एयर मार्शल नागेश कपूर भी भारतीय वायुसेना के उपाध्यक्ष बने हैं, तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लें, कल ही हमने आपको पढ़ाया था। हाल ही में की गई नियुक्तियां डिस्कस करते हैं तो WIPO के सलाहकार बोर्ड की अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह, एसोचैम के अध्यक्ष निर्मल मिंडा, एसोचैम के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमिताभ चौधरी, सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य अक्कई पद्मशाली, हुंडई इंडिया के पहले भारतीय MD CEO तरुण गर्ग, फिक्की के 2025-26 के निर्वाचित अध्यक्ष अनंत गोयंका, IMF के पहले उप प्रबंध निदेशक डैन कैट्स, RBI की कार्यकारी निदेशक सोनाली सेनगुप्ता, माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक के एडवाइजर ऋषि सुनक बने हैं। अगला क्वेश्चन है, जल्लीकट्टू 2026 की शुरुआत किस स्थान पर हुई है? आंसर हो जाएगा थाचनकुर्ची। तो तमिलनाडु के थाचनकुर्ची से जल्लीकट्टू 2026 की शुरुआत हुई है। और आपको याद रखना है कि जल्लीकट्टू तमिलनाडु का एक पारंपरिक खेल और सांस्कृतिक उत्सव है। यह खेल मुख्य रूप से पोंगल त्यौहार के अवसर पर मनाया जाता है। इसमें जो प्रतिभागी होते हैं, जो इस खेल में हिस्सा लेते हैं, वो बैल को पकड़ करके उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। तो आपसे कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन कि जल्लीकट्टू त्यौहार या जल्लीकट्टू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2026 के लिए थाचनकुर्ची गांव से हुई है। भारत के प्रमुख पशु खेल डिस्कस करते हैं तो जल्लीकट्टू तमिलनाडु में, कंबाला कर्नाटक में। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि कंबाला कहाँ पर आयोजित होता है? तो ये कर्नाटक में। बैलगाड़ी दौड़ महाराष्ट्र, कर्नाटक और पंजाब में, ऊंट दौड़ राजस्थान में, मुर्गा लड़ाई आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, भैंसा दौड़ केरल में और हाथी उत्सव या हाथी खेल केरल और असम राज्य में आयोजित होता है। तो ये वो खेल हैं जिसमें पशुओं का इस्तेमाल किया जाता है। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं तो चेन्नई इसकी राजधानी है। राज्यपाल हैं RN रवि और चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टालिन, DMK पार्टी के हैं। विधानसभा की 234 सीटें हैं। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो मुदुमलाई, मुकुर्थी, अन्नामलाई, गुइंडी और मन्नार मरीन, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु राज्य में ही स्थित हैं। तमिलनाडु की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने विदेशी नागरिकों की गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए नया डिजिटल सिस्टम लागू किया है? आंसर हो जाएगा नेपाल। तो दोस्तों, नेपाल सरकार ने विदेशी नागरिकों की गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए एक नया डिजिटल सिस्टम लागू किया है। तो यह सिस्टम इमिग्रेशन विभाग के द्वारा डेवलप किया गया है। तो इस सिस्टम में वीज़ा धारकों, पर्यटकों और अन्य विदेशियों के प्रवेश, ठहराव और निकास की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। यानी कि कौन सा विदेशी कहाँ पर जा रहा है, क्या कर रहा है, इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी इस नए डिजिटल सिस्टम के द्वारा। नेपाल की अगर हम बात करें तो राजधानी इसकी काठमांडू है। राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल, प्रधानमंत्री हैं सुशीला कार्की जो कि अंतरिम प्रधानमंत्री हैं, और मुद्रा है नेपाली रुपया। भारत नेपाल सीमा साझा करने वाले राज्यों की बात करें तो यूपी, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम ऐसे राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। यहाँ पर आप नेपाल की लोकेशन भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने अपना नया लोगो और शुभंकर लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा हाल ही में अपना एक नया लोगो और शुभंकर लॉन्च किया गया है। तो ये लोगो
यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने एक नया लोगो और उसका मस्कट लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य मंत्रालय की पहचान को आधुनिक रूप देना। लोगो की अगर हम बात करें तो डाटा फॉर डेवलपमेंट पर जोर देता है। यहाँ पर लिखा भी है इस लोगो में डाटा फॉर डेवलपमेंट, जिसमें अशोक चक्र है और रुपए का चिन्ह है, विकास पट्टी है और राष्ट्रीय रंग इसमें शामिल किए गए हैं। तो ये सभी चीज़ें पारदर्शिता, सुशासन और डेटा आधारित विकास को दर्शाते हैं। इसका जो शुभंकर है उसका नाम सांख्यिकी रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने किस कमान का कार्यभार संभाला है? दक्षिण पश्चिमी वायु कमान यानी साउथ वेस्टर्न एयर कमांड का कार्यभार किसने संभाला है? एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने। ठीक है, तो तेजिंदर सिंह जम्मू कश्मीर में एओसी के रूप में भी काम कर चुके हैं। अब हम भारतीय वायुसेना की कमान और उनके मुख्यालय डिस्कस करेंगे। तो पश्चिमी वायु कमान का मुख्यालय नई दिल्ली में, पूर्वी वायु कमान का मुख्यालय शिलोंग मेघालय में, मध्य वायु कमान का मुख्यालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, दक्षिणी वायु कमान का मुख्यालय तिरुवनंतपुरम केरल में, दक्षिण पश्चिमी वायु कमान का मुख्यालय गांधीनगर गुजरात में, प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में और रख रखाव कमान का मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ये भारतीय वायुसेना की कमान और उनके मुख्यालय हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने शिकायत निवारण प्रणाली किस संस्थान के सहयोग से शुरू करने का निर्णय लिया है? आंसर हो जाएगा इसका आईआईटी कानपुर। तो दोस्तों, दिल्ली सरकार शिकायत निवारण को तेज बनाने के लिए एक एआई आधारित एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली शुरू करने जा रही है। इसके लिए आईआईटी कानपुर सहयोग करेगा। इस प्रणाली से जो शिकायतें हैं उनका समाधान तेजी से होगा और प्रभावी तरीके से होगा। ठीक है, दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली इसकी राजधानी है। उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना, मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जो कि बीजेपी के हैं। विधानसभा की यहाँ पर 70 सीटें हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर आपको प्रीमियम कोर्स, पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, टेस्ट पास, डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट, नोट्स, ये सभी ऑप्शन मिल जाएंगे। तो प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर मेरा जो लूसेंट जीके का फाउंडेशन बैच है जो शुरू हो चुका है, तो इसमें आप इनरोल कर सकते हैं। राजा गुप्ता सर का बैच भी आपको यहीं पर मिल जाएगा, यानी अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच आपको यहीं पर मिलेगा। अगर आप लूसेंट जीके फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए अभी कूपन कोड यूज कर रहे हैं लूसेंट 500। इस कोर्स की वैलिडिटी है 3 साल की, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। इसमें आपकी पूरी लूसेंट को कवर करवाया जाएगा। ठीक है, और इसमें फ्री मिलेगा 18,000 से अधिक टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, 12 महीने का जनवरी से दिसंबर तक का मंथली टेस्ट और 12 महीने की मंथली ई बुक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है इस कोर्स को लेने में तो आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको 12 महीने के करेंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, 10,000 से अधिक टॉपिक वाइज जीके जीएस के क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट, डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट मिलता है और डेली करेंट अफेयर्स के टेस्ट के बाद आपका रिजल्ट भी तैयार होता है। तो अगर हम 2 जनवरी के रिजल्ट की बात करें तो इसमें मनोज पहले नंबर पर हैं, फिर हरीश दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर स्नेहा हैं, चौथे पर तारिक, 5वें पर शहजाद, 6वें नंबर पर है सिमरन, 7वें पर है सोनाक्षी, 8वें नंबर पर यूसुफ, 9वें नंबर पर बादल, 10वें नंबर पर है बबलू कुमार। तो ये दोस्तों रैंक किस प्रकार से जारी की जाती है, आप भी ऐप पर जाइए और टेस्ट दीजिएगा। तो ये टेस्ट मिलेगा आपको टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर। ठीक है, और ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक भी मिल जाएगी। तो इन दोनों को प्राप्त कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगी। और प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच आपको मिलेगा जो कि राजा सर का बैच है। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, अभी इसमें ऑफ़र चल रहा है। ठीक है, तो 24 घंटे के लिए ऑफ़र है, इसमें आप इनरोल कर सकते हैं। इसके लिए कूपन कोड यूज करना है न्यू ईयर 900, तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। 3 साल की इसकी वैलिडिटी है, तो अभी जा कर के इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें भी वही सब मिलने जा रहा है, यानी कि 18,000 टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज। और दोस्तों, आपको बता दें कि जीके जीएस फाउंडेशन ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिल जाएगा। चलिए कल के करेंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार
भारत की पहली बुलेट ट्रेन कब शुरू होगी? 15 अगस्त 2027। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? पाकिस्तान। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? नागेश कपूर। भारतीय रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का अंतिम हाई स्पीड परीक्षण कहाँ किया है? कोटा नागदा रेल सेक्शन। सरकार ने किस मात्रा से अधिक निमेशुलाइड युक्त दवाओं पर प्रतिबंध लगाया है? 100 mg। और एमिकस ग्रोथ रिपोर्ट के अनुसार भारत रेयर अर्थ रिजर्व में किस स्थान पर है? तीसरे। काम्या कार्तिकेयन किस स्थान पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? साउथ पोल। केंद्र सरकार ने कितनी नई श्रम संहिताओं के लिए मसौदा नियम अधिसूचित किए हैं? 4। डीआरडीओ ने किस मिसाइल का एक ही लॉन्चर से सल्बो परीक्षण किया है? प्रलय। एनआईए के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? राकेश अग्रवाल। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधियां डिस्कस करेंगे। तो सूरत की संधि 1775 में, पुरंदर की संधि 1776 में, बड़गांव की संधि 1779 में, सालबाई की संधि 1782 में, और बसीन की संधि 1802 में, देवगांव की संधि 1803 में, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में, राजापुर घाट की संधि 1804 में, नागपुर की संधि 1816 में, ग्वालियर की संधि 1817 में, ऊना की संधि भी 1817 में, और मंदसौर की संधि 1818 में हुई थी। ठीक है, तो ये हैं अंग्रेज़ों और मराठाओं के बीच होने वाली प्रमुख संधियाँ। कल के करेंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था जापान, तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर जापान बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी ई बुक, टेस्ट सीरीज़ और नोट्स ये सभी मिलने जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों ऐप पर मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक का पैकेज मिलेगा, तो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100। और आपको बता दें कि टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। जीके जीएस की ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिलेंगी। 1000 स्टैटिक जीके की पीडीएफ, 1000 टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स की पीडीएफ ऐप पर मिल जाएंगी। तो इन सभी को आप प्राप्त कर सकते हैं ऐप पर जा करके। ऐप पर टेस्ट पास वाला ऑप्शन मिलेगा जहां पर आप जहां पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।